चैप्टर नंबर 5 है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? नंबर्स। अरिथमेटिक का मतलब नंबर्स और प्रोग्रेशन का मतलब बढ़ना। ठीक है, अब बढ़ना पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। ठीक है, सपोज आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स की, लाइक 5, 8, 11, 14। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना बन रहा है? ये कौन ज्यादा है इसमें से, बाद वाला या पहले वाला? बाद वाला इससे कितना ज्यादा हो गया? 3। ये वाला इससे कितना ज्यादा हो गया? यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? सेम है। क्लियर? जो इनके बीच में डिफरेंस है वो सेम है। तो ऐसी सीरीज जिसमें आपका जो डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर्स, अगर वो सेम चल रहा है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? अब सपोज कुछ और भी ले लेते, 5, सपोज इसके बाद 9 है, फिर 13, फिर 17। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? इसके बीच में डिफरेंस 4, इसके बीच में, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एपी। क्लियर? अब सपोज 10, 8, 6, 4, ये एपी है या नहीं है? क्यों? क्योंकि अब सब में क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हुआ, -2, इसमें यहां से यहां गए तो इसमें। क्लियर? तो आपका यहां पे प्रोग्रेशन हो रहा है बट इन नेगेटिव साइड हो रहा है। क्लियर? अब सपोज ऐसी एक और सीरीज ले ली हमने, ये पी है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो 0 हो गया। 0, हमने क्या कहा? डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर? तो एपी होगा। अब चाहे वो डिफरेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर इवन 0 भी क्यों नहीं हो। ठीक है, तो एपी होगा। अब एपी कब नहीं होगा? जब डिफरेंस अलग अलग हो जाए, लाइक 2, 5, 9, 15। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 3। इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में, तो डिफरेंस क्या हो गया? अनइक्वल। अगर डिफरेंस अनइक्वल है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर? अब डिफरेंस इवन आपका डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, प्योर नंबर्स में भी हो सकता है। क्लियर? एपी का बेस क्लियर हो गया सबको? बेसिक क्या है, यानी किस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं और किसको नहीं कहेंगे। क्लियर? एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे हमें क्या बोला हुआ है, देखो हमें बताना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्लियर? आपको बताना है कि कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। अब पहले केस में क्या दिया है? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है? 15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी अगर सपोज आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको कितना फेयर पे करना पड़ेगा? 15। सपोज 2 किलोमीटर जा रहे हो तो फेयर कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8। 3 किलोमीटर जा रहे हो तो कितना फेयर पे करना पड़ेगा? आया समझ में? तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 15 है, अब ये वाला क्या बन जाएगा ऐड करने पे? 23। और ये वाला, तो ये अब इसमें जो डिफरेंस ऐड हो रहा है वो सेम है या डिफरेंट है? सेम है। तो अगर डिफरेंस हमारा सेम है तो ये एपी बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये एपी है। तो यस, इट इज एन एपी। हाँ बेटा, क्लियर? बस हमें यहां पे चेक करना है और रीजन बताना है। ठीक है नाउ, इसी तरह सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब वैक्यूम पंप क्या कर रहा है? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर वहां से निकाल रहा है। अब सपोज अभी आपके पास सपोज V है वॉल्यूम टोटल, ठीक है, या अगर लेना चाहो तो 100 भी हम ले सकते हैं, मान लो 100% है। अब 100 का 1/4 कितना होता है? 25। तो 25% उसने वॉल्यूम वहां से निकाल ली, तो कितना बच गया आपके पास? 75। क्लियर? अब फिर से 1/4 निकाला, किसका? जो रिमेनिंग है। रिमेनिंग कितना है? 75 का। तो 75 माइनस
1/4 ऑफ 75 करेंगे। अब ये कितना कम हुआ था इसमें, ये 25। अब जो ये वापस अब डिक्रीज हो रहा है, क्या ये 25 आएगा? ये 25 के इक्वल नहीं है ना, एज द डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर या डिफरेंस इज अनइक्वल, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एपी। क्लियर? ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। नाउ थर्ड पार्ट बेटा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल at a rate of after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 meter 50 rupees for each subsequent meter। तो क्या होगा इसमें? एपी। हाँ, तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? पहले मीटर को डिग करने का कॉस्ट कितना है? 150, और एवरी मीटर में कितना बढ़ता जा रहा है कॉस्ट? तो अगर हमें 1 मीटर डिग कराना है तो कितना कॉस्ट पे करना होगा? 150। 2 मीटर्स के लिए 150 प्लस 50, फिर ठीक है, एंड सो ऑन। तो हर में कितना ऐड होता जा रहा है? 50। ठीक है, तो ये एपी फॉर्म करेगा कि नहीं? यस, इट फॉर्म्स एन एपी। क्लियर हो गया कि हम कैसे पहचान सकते हैं एपी है या नहीं है। इसी तरह फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? अमाउंट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट आप सबको पता है, क्लास 8th में पढ़ा था। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? P 100 प्लस R होल अपॉन 100 रेज टू पावर n। n क्या होता था? नंबर ऑफ ईयर्स टाइम या नंबर ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, P का मतलब प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल मीनिंग क्या है वैसे बताओ? 8th में बताया होगा। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्लियर? अब सपोज आपने 1 साल के लिए 10,000 डिपॉजिट किया, ठीक है, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला सपोज 1,000 रुपए आपको, तो नेक्स्ट ईयर आपके अकाउंट में कितना दिखेगा? 11,000। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट ईयर आपको जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 11,000 पे मिलेगा, जो कि इससे क्या होगा? सेम होगा, ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। मान लो 1100 मिल गया 10% पे, तो आपके अकाउंट में कितना दिखेगा अब? 12,100। तो यानी जो एड ऑन हो रहा है वो सेम हो रहा है कि डिफरेंट हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी फॉर्म नहीं करेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? वो कांस्टेंट रहता है, वो सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है। इंटरेस्ट समझ में आया? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का इसलिए मैंने आपको नेम बताया, क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट मिल गया उस पर भी इंटरेस्ट आपको फिर से मिलेगा। क्लियर? मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। दैट्स वाई हर जगह आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही फॉलो होता है। ठीक है, चाहे लोन लेने जाओ चाहे डिपॉजिट करने जाओ। ठीक है, ध्यान रखना। पता समझ में आया ना क्यों इसलिए लोन ज्यादा महंगा हो जाता है? क्योंकि जितना ज्यादा वहां पे इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा के आपसे लिया जाएगा। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट में कांस्टेंट रहता है क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर रहता है वो। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो वो एपी फॉर्म करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में एपी फॉर्म नहीं करेगा। फॉर्मूला यही है आपका। इसमें आप क्या करोगे? पहले 1 ईयर का निकाल दोगे। ठीक है, 1 ईयर का अराउंड जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% है, तो 800 आ जाएगा। फिर 2 ईयर्स का निकालेंगे। क्लियर? तो वो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा आपका, तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है? हो जाएगा ये। नाउ सेकंड क्वेश्चन करना है नोटिस है। नाउ क्वेश्चन 2 बेटा, अब सपोज जैसे हम बात कर रहे हैं एक एपी है, एपी सपोज 15, 18, 21 ऐसे। मैं 5 इसलिए नहीं लिख रहा, सब कहेंगे हमेशा एपी 5 से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं, एपी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, नाउ अब इसमें हमें मेन चीज बेटा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए। फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं और जो हमारी A1 होती है उसको हम ए कहते हैं। क्लियर? कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं?
हमेशा एपी में आपको क्या करना है, ए और डी ये दो चीज तो हमेशा निकालनी ही निकालनी है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A1 A2 क्या है अब यहाँ पे, A1 जो पहली टर्म आपको दिख रही है, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। क्लियर? तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 18 माइनस 15 यानी कि 3। क्लियर? तो ऐसे आप डी निकाल सकते हो। क्या डी और भी किसी तरीके से निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि अगर एपी है तो A3 माइनस A2 भी हम बोल सकते हैं, या A10 माइनस A9 भी बोल सकते हैं कि नहीं। यानी कोई भी बाद वाली टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म अगर हम माइनस कर दे तो वो डी आपका निकल आएगा। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन में A2 माइनस A1 करना है, बट वही चीज बता दी कि कभी उन्होंने जानबूझ के आपको चेंज कर दिया। एमसीक्यूज में जैसे ऑप्शन रहते कई कि बताओ कौन सा डी के बराबर होगा, और वहां पे एक ऑप्शन डाल दिया A10 माइनस A9, A2 माइनस A1 दिख ही नहीं रहा आपको कहीं। समझे? तो वही चीज कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो कि डी है क्या हमारा। कहीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमने निकाल दिया तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? और हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करवानी है। A9 माइनस A10 नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ अब इसी चीज से देखो, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 है, तो A2 इक्वल्स टू क्या बोला जा सकता है, A1 प्लस डी। A2 को हम A1 प्लस डी बोल सकते हैं, और A1 हमारा क्या है, A ही है, तो इसको हम A प्लस डी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम A3 को लिख रहे हैं तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ठीक है? देखो थर्ड टर्म हम कैसे बनाते हैं, देखो इसमें हमने D ऐड किया तो सेकंड टर्म बन गई, एक और D ऐड किया तो थर्ड टर्म बन गई। तो फर्स्ट से थर्ड टर्म जाने में कितने D ऐड हुए, 2 आया। ऐसे ही अगर हमें फोर्थ टर्म लिखनी है तो क्या आएगा, A प्लस 3D। ऐसे ही अगर हमें A10 लिखना है तो क्या लिखेंगे, A प्लस 9D। आ रहा है बेटा सबको समझ में? कोई भी नंबर की टर्म अगर अब आपको लिखनी है A50 तो A50 को क्या लिखेंगे, A प्लस 49D। तो क्या फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है आपको कि अगर मैं सपोज आपको बोलूं nth नंबर की टर्म निकालनी है, n कोई भी नंबर हो सकता है वहां पे। क्लियर? तो अगर वो निकालनी है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो आपका ये फॉर्मूला हो गया nth टर्म का। सो an यहां पर क्या है, वैल्यू ऑफ nth टर्म। an क्या है आपका, वैल्यू ऑफ nth टर्म। यानी जो भी सपोज 10th नंबर पे जो टर्म आ रही है उसकी वैल्यू, उसको हम an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a क्या है आपका, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है? यह टर्म नंबर कि कौन से नंबर पे वो टर्म आ रही है। क्लियर? डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ सबको? सो एपी का बेसिक क्लियर हो गया कि हमें अगर कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है या वो किस नंबर पे आ रही है वो भी हम इवन इससे निकाल सकते हैं। अगर सपोज हमें बोल दिया जाए अब इसमें सपोज कहीं पर 66 आ रहा है, अब 66 कौन से नंबर पे आ रहा है ये हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 66 वहां पे क्या हो जाएगा, एन या एन, 66 वैल्यू है कि नंबर है, वैल्यू है, तो वैल्यू है तो एन में पुट किया जाएगा। एन निकालना है, मैंने क्या पूछा आपसे, कौन से नंबर पे आ रहा है ये, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एन की वैल्यू निकालनी है। और ए और डी तो आपको एपी से मिल जाएगा, जो भी फर्स्ट टर्म है वो सीधे ए, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 आया। सो 4 वेरिएबल है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ए एन और डी। 4 में से 3 चीजें आपको पता होगी तो फोर्थ वन आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर? आ गया समझ में? क्वेश्चन 2 बेटा, अब क्वेश्चन 2 में देखो क्या गिवन है हमें, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। सो आपको क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू 10। अब क्या निकालना है हमें, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। सो फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए पहली टर्म हमारी a के बराबर होती है बेटा। क्लियर? तो वो कितनी हो गई, 10। सेकेंड टर्म a प्लस डी, a कितना है 10 और d भी 10, तो क्या हो जाएगा 20। थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। सो 10 प्लस 2 इंटू
10 यानी 10 प्लस 20 हो गया ये, दैट इज 30. A4 A प्लस 3D, सो 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30 दैट इज 40. इसी तरह सारे पार्ट हो जाएंगे बेटा, डेसिमल्स में भी प्लस माइनस पक्का हो जाएंगे. डी जीरो भी हो सकता है, देखो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है. अब सेकंड पार्ट में डी जीरो है तो सारी टर्म हमारी क्या हो जाएंगी, -2. क्लियर? हाँ बेटा ठीक है, दिखाना पड़ेगा सारा, हाँ दिखा के. ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो. चलो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, ए हमारा -1 है और डी हमारा 1/2 है. क्लियर? तो अब यहां पे पहली टर्म हमारी सीधे ए दैट इज -1. सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, ए प्लस डी. सो ए क्या हो गया, -1 प्लस डी कितना है, हाफ. ठीक है, अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके. सो एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 2. यहां पे अपॉन 1 है तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1. क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 अपॉन 2 एज इट इज डिनोमिनेटर में. क्लियर हुआ? इसी तरह A3 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 2D. सो ए क्या हो गया, -1 प्लस 2 इंटू 1/2. अब पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेंगे, ये कट हो गए आपके. सो क्या बचा, -1 प्लस 1 0. क्लियर? और ऐसे ही आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी, दैट इज 1/2 आ जाएगी. क्लियर? आगे समझ में, ध्यान से, फ्रैक्शंस हो चाहे डेसिमल्स हो, तरीका वही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ध्यान से करना है आप लोगों को. क्लियर? फिफ्थ पार्ट में डेसिमल है ना, तो क्या दिक्कत है बेटा, माइनस में है, माइनस में ही अंदर चले जाते जाएंगे नेगेटिव में. पहली टर्म आपकी -1.25. अब इसमें क्या करना है, -0.25 करना है तो और कम हो जाएगी यानी -1.50 हो जाएगी. देखो डेसिमल में जब हम करते हैं सॉल्व बेटा, A2 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस डी. सो A आपका -1.25 और D आपका -0.25. तो दोनों ही नेगेटिव है, ये दोनों ही नेगेटिव है तो आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे. और डेसिमल में जब आपको सॉल्व कर रहा है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. जैसे 1.25 है और दूसरा 0.25 है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है. क्लियर? अब दोनों का साइन सेम है तो आपस में क्या होंगे, प्लस. तो प्लस करेंगे तो 5 + 5 10 5 1 और साइन माइनस का आएगा क्योंकि जो दोनों का साइन है. ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारी ये हो गई. इसी तरह जाएंगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, -1.75 और फोर्थ टर्म -2.00. तो फिफ्थ पार्ट ये हो गया आपका. क्लियर? चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इसे, अभी डायरेक्ट ही कर लेना चाहे होमवर्क में. क्लियर? बट एग्जाम में पूरा करके दिखाना है. नाउ क्वेश्चन 3 में देखो, क्वेश्चन 3 में हमें क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो एपीज में कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म बतानी है. फर्स्ट टर्म तो सीधे सीधे जो हमारी है क्या है, फर्स्ट पार्ट में 3. डी कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था, A2 माइनस A1. सो A2 क्या आपकी यहां पे 1 और A1 3. सो 1 - 3 क्या आएगा, -2. क्लियर? ऐसे ही आपका ध्यान से देखो थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में बताओ क्या होगा, ये क्या दिया हुआ है, 1/3 5/3 9/3. सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहां पर हमें एपी दी हुई थी, ठीक है ना, तो हमें चेक वगैरह कुछ नहीं करना, सीधे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है. तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/3. डी के लिए A2 माइनस A1. सो A2 5/3 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा 4/3. क्लियर हो गया, आया समझ में? नाउ फोर्थ क्वेश्चन. हाँ बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि इनमें से एपीज कौन सी है या नहीं है, एपी है या नहीं है. ठीक है, उसके बाद इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी फॉर्म कर रही है तो कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोर टर्म्स लिखनी है.
अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट भी देखो, जैसे क्या गिवन है 2 4 8 16। अब एपी हमें अगर चेक करनी है तो हमें डिफरेंस सबके निकालने पड़ेंगे। पहले A2 माइनस A1 निकाल रहे हैं, क्या आ गया डिफरेंस 4 माइनस 2 यानी कि 2। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 8 माइनस 4। A1 A2 A3 A4 क्लियर है सबको? A1 A2 A3 A4, तो क्या आ गया डिफरेंस 4। क्या ये दोनों डिफरेंस इक्वल है? अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो क्या ये एपी है? क्लियर? एज, अब इसमें लिखना कैसे वो ध्यान से देखो बेटा, एज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर हुआ ये पॉइंट बेटा? तो ऐसे आपको हर पार्ट में बताना है। नाउ सेकंड पार्ट देखो, जैसे अब सेकंड पार्ट में फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, पहला 2, दूसरा 5/2 है, थर्ड 3, फर्दर 7/2। तो अब इसमें पहले हम A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 क्या है आपका 5/2, माइनस 2 करेंगे A1। क्लियर? क्या हो गया अब इसमें एलसीएम लेके 2 5 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। एलसीएम लिया 2, तो 2 2 जा 4 यहां पे आ जाएगा, सो क्या आया 1/2। इसी तरह A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 क्या है आपका 3 माइनस 5/2, सो अपॉन में 2 आ गया, यहां पे क्या बन जाएगा 6 माइनस 5 1/2। इसी तरह A4 माइनस A3 करेंगे बेटा। जितने भी टर्म्स आपको वहां पे विजिबल है सब में डिफरेंस निकाल के चेक करना है। सो A4 क्या है 7/2 माइनस 3, क्या आ गया 2 एलसीएम लिया, यहां पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 6, यानी ये भी 1/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तीनों इक्वल आ गए आपके, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी। अब एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमसे क्या पूछा गया था वहां पे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पे 1/2, और क्या बोला है 3 मोर टर्म्स निकालनी है। अब 3 मोर टर्म्स, कहां तक टर्म्स हमें दी थी 4 तक दी थी, तो 3 मोर टर्म्स का मतलब क्या है 5 6 और 7 टर्म आपको निकालनी है। तो A5 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D। ए क्या है हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म, दैट इज 2, 2 प्लस 4 इंटू डी 1/2। इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4, तो फिफ्थ टर्म आपकी 4 हो जाएगी। ऐसे ही हम 6 और 7 टर्म भी निकाल लेंगे और लास्ट में तीनों टर्म एक्स्ट्रा में लिख देंगे। आ गया समझ में? और ये बीच में जरूर बताना है बेटा कि वो एपी फॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो हमें सॉल्व नहीं करना है, कर रही है तभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन प्रॉपर पढ़ा करो, क्या क्या चीजें पूछी गई है। क्लियर? कई बच्चे ये डी बताना भूल जाते हैं यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस पूछा था। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि लास्ट में एंड में क्या दिखाना है, बीच बीच में भी जो जो चीजें पूछी गई है वो सब आपको लाइन में बतानी है। क्लियर? इसी तरह डेसिमल्स वाले भी है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बताओ एपी होगा या नहीं होगा? थर्ड पार्ट एपी होगा और कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा -2। ठीक है, फोर्थ पार्ट में एपी होगा या नहीं? एपी होगा फोर्थ पार्ट, और डी क्या आएगा आपका 4 प्लस का, क्योंकि प्लस की तरफ जा रही है आपकी एपी। देखो अब डी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होते हैं, अब सपोज जैसे यही है -10 -6 -2 2, यानी आपका ध्यान से देखो नंबर बढ़ने की ओर जा रहा है। अगर बढ़ता जा रहा है नंबर तो डी आपका पॉजिटिव होगा। अगर नंबर कम होते हुए जाता जैसे यही -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, तो देखो नेगेटिव में नंबर बढ़ रहा है। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या होता है, नंबर छोटा हो रहा है, तो यहां पे डी नेगेटिव आएगा आपका। क्लियर हुआ? तो ये अभी आप अपने आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो माइंड में कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है डी की वैल्यू में। क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट एपी होगा या नहीं होगा? होगा। जब हम इसको माइनस करेंगे रूट वाले सेम रूट में ही सॉल्व हो सकते हैं और नंबर्स वाले नंबर्स में। क्लियर? तो 3 - 3 तो कट जाएगा आपका, डिफरेंस √2 आ जाएगा,
और सब पे देखो ध्यान से √2 ऐड होता जा रहा है, वही पहले में √2 हुआ, दूसरे में 3 + 2 √2 बन गया, मतलब एक और √2 ऐड हो गया, फिर एक और √2 ऐड हो गया। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी जरा फटाफट बताओ, फिफ्थ पार्ट की नेक्स्ट 3 टर्म्स 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। क्लियर? अब सिक्स पार्ट में एपी है या नहीं है, 0.2 0.22 0.222 है और फिर 0.2222, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 0.02, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या ये डिफरेंस इक्वल है, तो ये पी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट सेवंथ पार्ट 0 -4 -8 -12, तो एपी है या नहीं है। और इससे अगली 3 टर्म बता सकते हो क्या होंगी फिर, -16 -20 -24। क्लियर? और डी कितना है यहां पे वैसे -4। क्लियर? क्वेश्चन उसी वे में करना है इस तरीके से बताया है। नाउ एट्थ पार्ट एपी है, इसमें चारों टर्म आपको सेम दिख रही है, तो डी कितना है हमारा 0 हो गया, और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, वो भी वही हो जाएंगी। क्लियर? जब डी आपका 0 है तो सारी टर्म्स ही वही की वही रहेंगी। नाउ नाइन्थ पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, वैसे डिफरेंस अगर आपको सेम नहीं मिलना होगा ना तो पहली दो में ही अनइक्वल मिल जाएगा, तो हमें तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो अगर दो का अनइक्वल है, तीसरे का चाहे जो मर्जी हो वो एपी फॉर्म करेगा ही नहीं। इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस तो इक्वल नहीं है। नाउ टेंथ पार्ट एपी है या नहीं है ए 2a 3a 4a, a + a क्या होता है, यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, a + a क्या होता है, कई बच्चे a² बोलते हैं, वो गलत है, वो a × a होता है। ठीक है, और a² और a आपस में ऐड किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व की जा सकती है, लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल और उनकी पावर सेम होती है उनको लाइक टर्म्स बोलते हैं, उनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अभी इसके जैसे जैसे देखो 11th वाला पार्ट आ रहा है आपका, 11th पार्ट में क्या गिवन है देखो, a² a³ और a4, तो अब इन दोनों को अगर हमें माइनस करना है तो क्या हम कर सकते हैं माइनस, नहीं, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो इनका डिफरेंस a² - a रह जाएगा। इसी तरह जब इनको डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा a³ - a², क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है, नो, क्योंकि लाइक टर्म्स ही नहीं है फर्दर। ये आया समझ में, तो एपी नहीं है। ये वाला एपी था या नहीं था, इनका डिफरेंस ए बनेगा, इनका डिफरेंस ए, इनका डिफरेंस ए, और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी इसमें, 5a 6a और 7a। आया सबको समझ में? 12th पार्ट एपी है या नहीं है, 12th पार्ट में नो बोल रहे हो बिना कुछ सॉल्व किए। नाउ √2 ध्यान से देखो बेटा, 12th पार्ट √2 √8 √32, सॉरी √18 है पहले और फिर √32। अब ध्यान से देखो, अगर हम √2 को तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, √8 को अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2√2। कैसे पेयर बन जाएगा देखो 2 का, 4 2 2 1, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो 2√2 लिख सकते हैं, √18 को 3√2 और √32 को 4√2। तब इनमें डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 या √2, √2। हाँ सचिन बोलो, क्या डिफरेंस है इसमें, √2, इन दोनों में √2। जब हम लाइक रूट्स वाले माइनस करते हैं, लाइक 2√2 में √2 माइनस करना है तो उनके कोफिशिएंट्स को माइनस करते हैं बेटा, जैसे हम वेरिएबल्स में करते हैं। क्लियर? अगर हमें 2x - x करना है तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। क्लियर? सो 2√2 - 1√2 कितना हो गया,
√2 या 1√2। 1√2 को जनरली हम 1 को नहीं लिखते हैं। क्लियर, चाहे एक्स के साथ हो चाहे रूट्स के साथ हो। ठीक है, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब कर रहा है ना। डिफरेंस क्या हो गया? √2। अगली टर्म्स क्या होंगी इसकी? 5√2, 6√2 और 7√2। अब इसमें अगर हमें देखो ध्यान से, अब 5√2 को अगर हमें 5√2 को रूट के अंदर ही दिखाना है तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? अगर हमें किसी नंबर को रूट के अंदर लाना है, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया था, हमें क्वेश्चन की फॉर्म में रखना है। क्वेश्चन में क्या था? सारा कुछ रूट के अंदर था, रूट के बाहर कुछ नहीं था। तो अगर 5√2 को हमें अगर उसके अंदर लाना है तो हम क्या करेंगे? 5 × 5 लिखेंगे 2 बार। ठीक है, अब देखो जैसे हम रूट से बाहर निकालते हैं तो एक 2 लिख रहे थे, √8 में क्या हो रहा था? 2 × 2 × 2 हो रहा था, इसको हमने क्या लिखा? 2√2। अब इसको अगर हमें वापस लाना है तो इस बाहर वाले 2 को अंदर 2 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर, वही चीज यहां देखो, आया समझ में? तो ये क्या बन जाएगा? √50, यानी 5√2 आपका √50 हो जाएगा। 6√2 क्या लिख सकते हैं फिर? 6 का स्क्वायर, 6 2 बार लिखना पड़ेगा, 6 × 6 × 2 72, 7√2, 7 का स्क्वायर 49, 49 × 2 98। तो ये √50 हो जाएगा आपका, ये √72 और ये √98। इस फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, नाउ इसी तरह 13th पार्ट आपको दिया है। 13th पार्ट में अब हमें क्या गिवन है? √3, √6 और √9 और √12। ठीक है, रख दो भाई, √3, √6, √9, √12। ठीक है, अब जैसे लास्ट पार्ट में हमने उसे सिंप्लीफाई कर लिया था, क्या इसको अब सिंप्लीफाई करके कुछ लिखा जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, तो √6 - √3 रहेगा। क्या इसका डिफरेंस निकाला जा सकता है? नहीं, क्योंकि लाइक टर्म्स को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब रूट्स में भी लाइक टर्म्स का मतलब क्या? सेम रूट होना चाहिए। √2 वालों को √2 के साथ सॉल्व किया जा सकता है, बट √3 वाले को √6 के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता। सिमिलरली अब √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3। अब 3 इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 3 - √6, a2 - a1 ये आ गया आपका, a3 - a2 ये आ गया। अब क्या ये दोनों सेम है? इसको भी सॉल्व किया जा सकता है? नहीं। तो आपका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2। बेटा कंडीशंस आपको जरूर बतानी है, अगर आप नहीं भी बोल रहे तो क्यों, हाँ भी बोल रहे तो क्यों। क्लियर, नाउ 14th पार्ट में क्या गिवन है हमें? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर खोल के लिखेंगे। देखो अब जैसे 12th पार्ट था आपका, 12th पार्ट में भी हमने क्या देखा कि √2, √8 लिखा था वहां पे। तो पहले हमें हमेशा सिंप्लीफाई करके फिर चेक करना है, डायरेक्ट यस और नो नहीं बोल देना है। पहले उन्हें सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना है जितना हो सकते हैं, और फिर हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, ना 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 8। 9 कहां से हो गया डिफरेंस? इनके बीच में डिफरेंस 16। 25 - 9 कितना होगा? अब डिफरेंस इक्वल है तो ये पी है या नहीं है? नहीं है। नाउ 15th पार्ट बेटा क्या गिवन है? 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 73। अब इनके बीच में डिफरेंस बताओ, पहले इनको स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 73। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 24। इनके बीच में डिफरेंस 24। इनके बीच में डिफरेंस भी 24 आएगा। क्लियर, डिफरेंस सबके बीच में इक्वल है, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं? एपी फॉर्म कर रहा है। और जहां जहां पे एपी फॉर्म कर रहा था वहां पर आपको कॉमन डिफरेंस बता के फिर नई 3 टर्म्स बतानी है, इस चीज को मत भूल जाना। ठीक है, होमवर्क आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट बेटा। ठीक है, प्रॉपर पूरे अच्छी तरह करने हैं सारे पार्ट्स।